कभी ये सोचा है कि भारत का ये जो विचार है, ये आखिर बना कैसे? ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है। ये कहानी है संघर्ष की, एकता की और हाँ, कुछ गहरे मतभेदों की भी। तो चलिए, आज 1920 के बाद के उन अहम दशकों की कहानी को समझते हैं, जिन्होंने आज के भारत की नींव रखी। हमारी ये कहानी 4 हिस्सों में बटी है। पहले हम देखेंगे कि पहले विश्व युद्ध के बाद देश में कैसी उथल-पुथल मची थी। फिर हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन के बड़े प्रयोग की, उसके बाद नमक की उस क्रांति की जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी, और आखिर में हम उस अधूरी एकता की उलझनों को समझने की कोशिश करेंगे जिसका असर आज भी महसूस होता है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत में चलते हैं। सोच कर देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद का भारत एक ऐसे प्रेशर कुकर जैसा था जो बस फटने ही वाला था। युद्ध ने देश को हर तरह से निचोड़ दिया था और हवा में एक बड़े बदलाव की आहट थी। देखिए, युद्ध ने बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी थी। चीज़ों की कीमतें लगभग 2 गुनी हो गईं, टैक्स बढ़ा दिए गए और ऊपर से 1918 से 1921 के बीच फसलें भी बर्बाद हो गईं। इतना ही नहीं, एक भयानक इन्फ्लुएंजा महामारी फैली जिसमें करीब 120 से 130 लाख लोगों की जान चली गई। ये वाकई बहुत ही मुश्किल दौर था। और जब लोगों को उम्मीद थी कि शायद अब कुछ राहत मिलेगी, तब अंग्रेजों ने एक और दमनकारी कानून लागू कर दिया, रॉलेट एक्ट। इस कानून ने सरकार को ये ताकत दे दी कि वो किसी को भी बिना कोई मुकदमा चलाए सीधे 2 साल के लिए जेल में डाल सकती है। बस यही वो चिंगारी थी जिसने पूरे देश के गुस्से को आग में बदल दिया। इसी निराशा और गुस्से के बीच एक नए नेता ने एक बिल्कुल अलग, एक क्रांतिकारी विचार सामने रखा। महात्मा गांधी ने विरोध का एक नया तरीका सुझाया, सत्याग्रह। ये सिर्फ एक और आंदोलन नहीं था, ये सोचने का, लड़ने का एक बिल्कुल नया तरीका था। यही गांधी जी के विचार का, उनकी फिलॉसफी का मूल था, अहिंसक प्रतिरोध। ये सच की ताकत पर यकीन था। इसे कमजोर का हथियार नहीं माना जाता था, बल्कि ये उन लोगों का हथियार था जिनमें नैतिक साहस था। तो असहयोग आंदोलन का प्लान बहुत सोचा समझा हुआ था। इसका आधार एक बहुत सीधा सा विचार था कि भारत में ब्रिटिश शासन इसलिए चल पा रहा है क्योंकि भारतीय ही उनका सहयोग कर रहे हैं। अगर भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो पूरा सिस्टम अपने आप ढह जाएगा। सरकारी उपाधियां लौटाने से लेकर विदेशी सामान के बहिष्कार तक हर कदम इसी सोच के साथ उठाया गया था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। स्वराज का नारा तो हर कोई लगा रहा था, पर क्या सबके लिए इसका मतलब एक ही था? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा शब्द था जिसके कई मतलब निकाले जा रहे थे, और यहीं से एकता में पहली दरारें दिखनी शुरू हुई। और ये टेबल इस उलझन को एकदम साफ दिखाती है। देखिए, शहर के मिडिल क्लास के लिए स्वराज का मतलब था सरकारी नौकरी और स्कूल छोड़ना, लेकिन अवध के किसानों के लिए इसका मतलब था कम लगान और बेगार से आज़ादी। आदिवासी अपने जंगल के अधिकार वापस चाहते थे, तो असम के बागान मजदूरों के लिए स्वराज का मतलब था बागानों से निकलकर अपने गांव वापस जाने की आज़ादी। हर समूह स्वराज के झंडे तले अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन फिर चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हो गई। एक विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया और गांधी जी, जो अहिंसा को लेकर बिल्कुल दृढ़ थे, उन्होंने अचानक पूरे आंदोलन को वापस ले लिया। उनके इस फैसले ने कई लोगों को हैरान और निराश कर दिया। तो क्या सब कुछ यहीं खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। संघर्ष ने एक नया रूप लिया और इस बार इसका केंद्र बनी एक बहुत ही आम सी चीज, नमक। एक ऐसा प्रतीक जो दिखने में तो बहुत मामूली था, लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली साबित हुआ। 1920 के दशक के अंत तक माहौल में फिर से तनाव बढ़ गया था। साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध, पूर्ण स्वराज की मांग, ये सब गांधी जी के अगले बड़े कदम के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। 240 मील, जरा सोचिए, इतनी लंबी दूरी। गांधी जी और उनके 78 भरोसेमंद साथियों ने अपने आश्रम से दांडी के समुद्र तट तक पैदल तय करने का फैसला किया। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये ब्रिटिश साम्राज्य को एक सीधी चुनौती थी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी समुद्र तट पर पहुंचे। उन्होंने बस एक मुट्ठी नमक उठाया और ब्रिटिश कानून तोड़ दिया। ये एक बहुत ही साधारण सा काम था, लेकिन इसने पूरे देश में सविनय अवज्ञा की एक नई लहर पैदा कर दी। ये एक ऐतिहासिक पल था। नमक मार्च ने लाखों लोगों को एक साथ तो खड़ा कर दिया, लेकिन इसने एक असहज सच को भी सामने ला दिया। एक एकजुट भारत का जो सपना देखा जा रहा था, उसमें गहरी दरारें थीं, और ये दरारें अब और ज्यादा साफ दिखाई देने लगी थीं।
मिसाल के तौर पर अमीर और गरीब किसानों को ही देख लीजिए। अमीर किसान, जैसे कि पाटीदार और जाट, ऊंचे सरकारी लगान के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन जो गरीब किसान थे, जो किराए पर खेती करते थे, उनकी असली लड़ाई तो जमींदारों से थी। कांग्रेस के लिए इन दोनों समूहों के हितों को एक साथ साधना लगभग नामुमकिन था। और ये सिर्फ किसानों की बात नहीं थी। व्यापारी वर्ग ने शुरू में समर्थन तो दिया, पर जल्द ही वो विरोध के हिंसक तरीकों और समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरने लगे। औद्योगिक मजदूर वर्ग तो आंदोलन से काफी हद तक दूरी रहा, क्योंकि उन्हें लगता था कि कांग्रेस उद्योगपतियों के ज्यादा करीब है। और हाँ, महिलाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन जब नेतृत्व में पद देने की बात आई तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन शायद सबसे गहरी दरार जाति के सवाल पर थी। कांग्रेस का एक राष्ट्र का सपना दलित समुदाय की राजनीतिक बराबरी की मांग से टकरा रहा था। ये एक ऐसा टकराव था जो आंदोलन की आत्मा को झकझोर रहा था। ये तनाव गांधी जी और दलित नेता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच एक बड़े टकराव तक पहुंच गया। इसका हल निकला पूना पैक्ट के रूप में। ये एक समझौता था जिसने दलित वर्गों को आरक्षित सीटें तो दी, लेकिन अलग निर्वाचन क्षेत्र के बिना। इसने उस वक्त के संकट को तो टाल दिया, लेकिन दलित आंदोलन और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच एक अविश्वास की भावना बनी रही। ठीक इसी समय हिंदू मुस्लिम एकता, जो कभी असहयोग आंदोलन की एक बड़ी ताकत थी, वो भी बिखर रही थी। कई असफल समझौतों और हिंदू राष्ट्रवादी समूहों के बढ़ते प्रभाव ने बहुत से मुसलमानों को अलग-थलग महसूस कराया। उन्हें ये डर सताने लगा था कि एक आज़ाद भारत में उनकी संस्कृति और पहचान का क्या होगा। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर समाज में राजनीतिक और सामाजिक तौर पर इतनी गहरी दरारें थीं, तो फिर वो हम सब एक हैं वाली भावना, वो अपनेपन का एहसास आखिर पैदा कैसे हुआ? इसका जवाब काफी हद तक हमारी संस्कृति में छिपा है। भारत माता की इस छवि ने देश को एक मूर्त रूप दिया, एक चेहरा दिया। लोक कथाओं, लोकगीतों और वंदे मातरम जैसे नारों ने एक साझा विरासत और पहचान का एहसास जगाया। ये सिर्फ कला या संगीत नहीं थे, ये राष्ट्र बनाने के औजार थे। और आखिरकार सबसे अहम बात, एक भारतीय पहचान सिर्फ कागजी समझौतों से नहीं बनी, बल्कि वो संघर्ष के उस साझे अनुभव से बनी थी। भले ही लोगों के लक्ष्य अलग अलग थे, लेकिन एक साथ विरोध प्रदर्शन करना, एक साथ जेल जाना, एक साथ दमन का सामना करना, इस अनुभव ने एक ऐसा बंधन बनाया जो किसी भी राजनीतिक मतभेद से कहीं ज्यादा मजबूत था। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। किसी देश की असली पहचान कैसे बनती है? क्या पूरी तरह से राजनीतिक एकता से, जहां सब लोग हर बात पर सहमत हों, या फिर उस साझे, अधूरे और मुश्किलों भरे संघर्ष से? भारत की कहानी तो यही बताती है कि जवाब शायद दूसरे विकल्प में छिपा है। और ये एक ऐसा सबक है जो आज भी उतना ही मायने रखता है।